ओम शांति। मेरा यह अति सौभाग्य है कि मैं दीदी मनमोहिनी जी के बहुत करीब आई हूँ। वैसे मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ और मुंबई में बाबा मम्मा, सभी दादियाँ, सभी वरिष्ठ भाई सब आते रहे हैं, तो सबसे मेरी मुलाकात तो होती ही थी। मैं ज्ञान में 1960 में आई और तब से बाबा के बहुत निकट आई। साकार बाबा मम्मा की भी पालना पाई, दादियों की भी पालना पाई। बड़ी दादी प्रकाशमणि तो गामदेवी सेंटर पर हमारी टीचर ही थी। मैं मधुबन में भी कई बार आई, तो 1965 में मम्मा ने देह त्याग किया। उसके बाद बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, जो पहले दिल्ली में रहती थी, वहाँ से बाबा ने उनको मधुबन में बुला लिया। तो दीदी के संपर्क में मेरा बहुत आना हुआ। मैं 1976 में मधुबन में रहना शुरू किया, तो तब से दीदी के और भी निकट आ गई। वैसे मुंबई में 2-3 बार भी मिली थी, लेकिन जब 76 में मैं मधुबन में रहना शुरू किया मैंने, तब से दीदी के और संपर्क में आई। क्योंकि दीदी पत्र लिखाती थी, तो हिंदी में तो पत्र उस समय मुन्नी बहन लिखती थी, लेकिन कोई अगर इंग्लिश में पत्र होते थे तो वो फिर दीदी मुझे बुला करके मेरे से लिखवाती थी। इसलिए दीदी के संपर्क में मैं काफ़ी आई। परंतु 69 से ही मैं कहूँगी मैं दीदी के संपर्क में बहुत आई। मनमोहिनी दीदी, जिनका लौकिक नाम गोपी था, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। बाबा के मुरली की मस्तानी थी। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तो उनकी बहुत बड़ी लगन थी। मुरली के सिवाय तो जैसे उनको कुछ सूझता ही नहीं था। बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी। तो गोपी तो एप्रोप्रिएट नाम था ही। बाबा के बनने से बहुत साक्षात्कार करती थी। फिर बाबा ने उनको मन मोहिनी नाम दिया, तो सबके मन को मोहने वाली थी। सच्चाई सफाई तो उनमें रग रग में भरी हुई थी। तो मुझे याद है कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, कई प्रकार की कई भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग हुई। तो जो पहली कुमारियों की ट्रेनिंग हुई 1969 मई में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, उसमें मैं शामिल हुई। तो उस समय दीदी के बहुत निकट आना मिला। तो ये भी मुझे याद है कि उस समय हम सब कॉलेज की कुमारियों की ट्रेनिंग थी और यही निश्चय से आई थी कि अब इस ट्रेनिंग के बाद हम सेवा केंद्रों पर जाएंगे। तो कई तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी थी, बहुत कई कोर्सेज किए हुए थे, ग्रेजुएशन तो थे ही। मैं भी ग्रेजुएट होकर के आई थी, एग्ज़ाम दे के आई थी। तो हम सब की रिज़ल्ट मधुबन में ही हमें पता चली। तो एक एक की रिज़ल्ट जैसे आती थी, तो वो दीदी के पास जाती थी जो कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी, और दीदी कैसे एक एक से प्यार से मिलती थी। तो हमें लगा कि सचमुच दीदी का हमें बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन हमने दीदी का स्ट्रिक्ट रूप भी देखा। एक बहन दीदी के पास आई और दीदी को कहने लगी, दीदी मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई, मैं तो फर्स्ट डिवीज़न में आ गई, दीदी मेरे को इतने मार्क्स मिले, इतना ये मिला। तो बड़े नशे से कहने लगी, जैसे अभिमान दिखा रही थी।
तो दीदी उसको देखती रही कि इतना अभिमान दिखा रही है, खाली एक ग्रेजुएशन किया है और एक डिग्री ली है और इतना नशा है इसको। तो दीदी ने उसका नशा कम किया। कैसे कम किया? दीदी ने उसको तुरंत कहा, अच्छा तुम इतने अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न में आई हो, बहुत अच्छा, लेकिन बाबा की भी विजयमाला में आके दिखाओ। वहाँ तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई, पर यहाँ भी आप फर्स्ट डिवीज़न में आओ, यहाँ भी इतनी आगे बढ़ो, तब मैं मानूंगी। वहाँ हुई तो क्या हुआ? तो वो जो इतने नशे से आई थी, उसका नशा दीदी ने कम किया, उसका अभिमान जैसे तोड़ा कि ये कोई बड़ी बात है क्या जो तुम चलो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई, पर इसमें भी मार्क्स लो। तो ये दीदी की विशेषता थी, जो बहुत थोड़ा अभिमान दिखाता था, दीदी उनका अभिमान कैसे तोड़ती थी। और फिर दूसरी एक बहन आई जो एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, तो दीदी को बहुत ही अब मायूसी से कह रही है, दीदी मैं तो फेल हो गई। तो दीदी ने उनको बहुत उमंग उत्साह का जवाब दिया, अरे क्या हुआ, फेल हुई तो वहाँ फेल, तो यहाँ तुम पास हो। बाबा के घर में पास हुई माना हर प्रकार से पास हुई, तो वहाँ फेल हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कौन से काम आने वाली है तुम्हारी डिग्री, बाबा की डिग्री काम आने वाली है। इसलिए यहाँ तुमको पास होना है, यहाँ तुम पास होके अच्छी तरह दिखाओ। तो वहाँ फेल हुई कोई बात नहीं। तो इसीलिए जो बहुत उदास होकर के आते थे, दीदी उनका बहुत मन आगे उमंग उत्साह में लाती थी, और जो बहुत नशे से आते थे, अभिमान से आते थे, दीदी उनका वो अभिमान कम करती थी। तो दीदी को मैंने देखा एक सुंदर बैलेंस रखते हुए, गंभीरता भी उतनी थी तो रमणीकता भी उतनी थी, हंसाती तो खूब थी दीदी। और ख़ास करके डबल विदेशी जब दीदी के आगे आते थे तो दीदी तो उनको बहुत बहलाती थी, बहुत अच्छी तरह से बहलाती थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें दीदी उनको सुनाती थी, बाबा की, मम्मा की और यज्ञ की, जो वो बस मग्न हो जाते थे दीदी की बातें सुन करके। उनको टाइम भी बहुत देती थी, और जो भी सामने आता, वो अगर बहन होती तो दीदी उनको फट से इतना अपने करीब लाती, जो दीदी कहती थी तुम तो मेरी सखी हो, सखी बनाती थी। और दीदी की ये विशेषता थी, कहती थी सहेली किसी को मत बनाओ, क्योंकि सहेली बनाना माना पर चिंतन करने में वो अपना समय गंवा देंगे, इधर की बात उधर की बात, ये सहेली आपस में करती है। पर सखी जो होगी वो ज्ञान की बातें करेगी। तो दीदी के मुख से सखी हो ये बहुत निकलता था। तो कई ऐसी वीआईपी महिलाएं भी जब दीदी के पास आती थी तो जैसे उनको भी दीदी सखी बना लेती थी, तो बहुत करीब आ जाती थी। तो हमने देखा दीदी की एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी बहुत सुंदर थी, सबको बाबा का बनाना ये उनको बहुत बड़ा टैक्ट था। जो भी चाहे वो बड़े वीआईपीज भी क्यों न हो, उनको बाबा का परिचय इतना प्यार से देती थी, जो सचमुच वो स्टूडेंट बन जाते थे। ये भी हमने अनुभव किया। कई ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी कहते हैं मैं तो दीदी का स्टूडेंट हूँ, नशे से कहते हैं कि दीदी ने ही मुझे इतना उमंग उत्साह दिलाया और आज मैं इतना अच्छा बाबा का बच्चा हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा दीदी 1965 से बाबा के अंग संग रही, उनकी राइट हैंड होकर के रही, और फिर 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि जी मुंबई से आई हुई थी उस समय, क्योंकि वो पहले मुंबई में रहती थी। तो जैसे वो मधुबन में आई और बाबा उसके बाद अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त बाप दादा ने दीदी और दादी प्रकाश मणि को नियुक्त किया एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने के लिए। तो दादी प्रकाश मणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गई और दीदी मनमोहिनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। तो दोनों ही समान थी,
लेकिन दीदी और दादी दो हंसों के तरह, दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा, ऐसे अनुभव होता था। जो दादी जी के मुख से निकलता था वो दीदी के मुख से भी निकलता था, जो दीदी के मुख से निकलता था वही दादी के मुख से निकलता था। तो हमने देखा दोनों ने मिलकर इतना सुंदर बाबा का कार्य आगे बढ़ाया, जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उन्नति होती गई। तो हम तो यही कहेंगे कि दीदी को जिन्होंने देखा वो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही दीदी से प्यार पाया। लेकिन अंतिम दिनों में दीदी का एक ही मंत्र था, अब घर चलना है, अब घर चलना है। जो भी दीदी के सामने कोई बात ले जाते थे, समस्या ले जाते थे, तो दीदी जैसे सुन रही है या न सुन रही है बराबर था, क्योंकि दीदी कर्मातीत बनती जा रही थी, यज्ञ के कारोबार से भी उपराम होती जा रही थी। बस कोई भी ऐसी बात लेके जाता था, दीदी कहती छोड़ो सब, अब घर चलना है, अब घर चलना है, सबको सब कुछ समेट लो, अब घर जाना है। तो इसी प्रकार दीदी को हमने देखा कि कैसे दीदी उमंग उत्साह भी लाती थी, फिर वैराग्य भी दिलाती थी, शक्ति भी भरती थी, और सबको इतना प्यार प्रेम से पालना भी करती थी। और पूर्ण रूप से जैसे खुद अंत में कर्मातीत बन गई, वैसे हमें भी प्रेरणा तो देती ही थी। तो हमने बहुत कुछ पाया दीदी से। और ये महीना दीदी का महीना है। 28 तारीख को हम सब दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे और दीदी की विशेषताओं को याद करके अपने जीवन में धारण करने का संकल्प करेंगे। ओम शांति।